हेलो गाइस, नमस्ते. केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. केम हो ना छो, कसा काय, राम राम गाइस. और कुछ भी रह गया तो हेलो गाइस, आई होप सब बढ़िया हो गया. ठीक है. और बताओ भाई, क्या चल रहा है. 8 मई हो गया यार. यार डेट मई भी भाग ही रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है. बट मेरे को तो खुशी है क्योंकि जून में मेरी ट्रिप है दोस्तों के साथ. तो मैं खुश होऊंगा कि जल्दी जल्दी बीते. ठीक है. तो फिलहाल मैंने बोला था कि अब ना हम थोड़ा सा सिलेबस रोक देंगे. ठीक है, मतलब अब आज यहाँ तक कराएंगे. मेरे हिसाब से टर्म 1 में सबके इतना ही आ रहा होगा. ठीक है. अगर इसके अलावा कुछ आ रहा हो तो मेरे को बता देना. मैक्रो माइक्रो में मेरे हिसाब से बिजनेस में तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता. ठीक है. मैक्रो माइक्रो करो, मैक्रो आईडी में जिससे भी ज्यादा है, जिसमें भी जो उससे अलावा कुछ आ रहा हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा. उसकी कोई टेंशन नहीं है. बट मैं इसके बाद ट्रिक्स और रिवीजन कराना चालू करूंगा. ठीक है. यार भाई की राइटिंग भी सही होने लगी है अब देखो. मतलब ठीक है, अभी चालू किया, बोर्ड पे लिखा तो जाता नहीं था मुझसे. ठीक है. तो क्या आज का चैप्टर है, इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. आईटी का चैप्टर नंबर 6 था एम्प्लॉयमेंट. इसमें ना ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़े कोई टॉपिक्स हो. इसमें बस छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स है जो सब हमें पढ़नी है. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ्स थे. ग्राफ तो चलो तुम खुद से भी पढ़ लो. ग्राफ में मेनली क्या होता है, बस डिफाइन करना होता है कि ग्राफ में कितना परसेंटेज क्या है, वो सब है. तो वो सब मैंने नहीं लिखा. एक टेबल जो जरूरी थी वो मैंने बना दी है. ठीक है. उसके अलावा मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई जरूरी चीज है नहीं इसमें. ठीक है. एक चीज और है, वो लास्ट में मैं बता दूंगा. ठीक है. तो फिलहाल तो इतना ही रहेगा चैप्टर में. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हमें चीज पढ़नी है, हु इज अ वर्कर. देखो वर्कर कौन होता है. ठीक है. अब वर्कर, हु इज अ वर्कर. देखो तुम बताओ हु इज अ वर्कर. वर्कर तुम कहोगे भैया वो है जो कोई काम करता है. ठीक है. जो कोई काम करता है पैसे के लिए. ठीक है. अब वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट्स इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. कैसे जीडीपी मैक्सिमाइजेशन कैसे, देखो अगर वर्कर प्रोड्यूस करेगा तो उससे वो पैसे अर्न करेगा, इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा. ठीक है. तो भाई वही है, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी. ठीक है. ये भी कह सकते हैं. तो बेसिकली एक वेग टर्म में देखा जाए तो वर्कर क्या है भाई, वर्कर है जो काम करता है. और काम किस लिए करता है, जिससे वो पैसे कमा सके. ठीक है. तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. हु इज एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन इज द वर्कर. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ वर्कर आ जाते हैं. ठीक है. दो टाइप्स के वर्कर होते हैं. एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और कुछ होते हैं हायर्ड वर्कर. ठीक है. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब हो सकता है किसी लोग के पापा वगैरह बिजनेस होने लगा. ठीक है. और कुछ हो सकते हैं वो हायर्ड हो किसी कंपनी में. ठीक है. या कुछ भी जैसे मार्केटिंग में वगैरह वगैरह में. ठीक है. अब जैसे सीन क्या था, लिमिट चेक की वीडियो ना रुक गई हो क्योंकि वीडियो कभी कभी रुक जाती है. ठीक है. इट्स वर्किंग. ठीक है. हाँ. अभी जैसे मेरे पापा भी थे, इससे पहले हायर्ड थे, वो पार्ले कंपनी में उस पर काम करते थे. ठीक है. तो देवर द सेल्स हेड उधर पे कुछ तो थे सेल्स में. ठीक है. बट अभी उनका खुद का काम उन्होंने चालू किया तो वो सेल्फ हायर्ड वर्कर बन चुके हैं. ठीक है. तो सेल्फ हायर्ड वर्कर कौन होता है, सेल्फ हायर्ड वर्कर्स बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जिनका जो बेसिकली प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्शन को खुद ही ओन करते हैं. मतलब जिनकी जमीन भी खुद की है, सब कुछ जो भी सामान को जहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं वो सब उनकी खुद की है. ठीक है. तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं जिनका सब कुछ मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय देम होते हैं. ठीक है. ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देम होते हैं. ठीक है. हायर्ड वर्कर्स जो वो होते हैं जिनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरे लोग देते हैं. उसके बाद हमें सिर्फ काम करना होता है, अपनी सर्विसेज देनी होती है, उसके बदले हमें वो पैसा देते हैं. ठीक है. अब जैसे हम लोग किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारी ना लैंड हमारी है ना कुछ हमारा है, वो सब हमारे को कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. बट हम उस पर काम करते हैं और इसके बदले वो हम लोग को सैलरीज और वेजेस देते हैं. ठीक है. तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मैंने बता दिया जो अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन और कंट्रोल करते हैं. ठीक है. हायर्ड वर्कर्स होते हैं जिनको ये सब मिलता है दूसरे के जरिए और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे उन्हें पैसे मिल सके. ठीक है. अब हायर्ड वर्कर्स में भी दो तरीके के वर्कर्स हो सकते हैं. एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स. ठीक है. देखो कुछ वर्कर जैसे होते हैं, तुम जानते हो रेगुलर वर्कर्स मतलब जिनको सैलरी या वेजेस के टर्म में रख दिया जाता है कि भैया आपको 1 साल के लिए हमने नौकरी पर रखा है. ठीक है. तो ये रेगुलर हो गया. ठीक है. आपको हर महीने इतनी सैलरी मिलेगी. ठीक है. या फिर हर दिन इतना वेजेस मिलेगा. तो ये रेगुलर वर्कर्स है, मतलब इनको रोज काम करना है. ठीक है. जो भी इनकी छुट्टी है उसके अलावा इनको रोज काम करना है. ठीक है. बट कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जिनको हमने आवाज मारी, कोई काम आया भाई, तो मान लो तुम्हारे घर पे भी कोई ऐसे होते होंगे कि इलेक्ट्रीशियन वगैरह जैसे टाइप होते हैं कि अगर तुमको कोई काम आता है तो उनको कॉल कर देते हैं कि भैया ये दिक्कत हो गई, तार हिल गई है, ये हो गया, आ जाओ जरा. ठीक है. तो कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जो जिनको हमने आवाज लगाई और वो आ गया और वो काम करा, उन्होंने पैसे लिए और चले गए. वो रेगुलर काम नहीं करते हैं, वो मतलब कर भी सकते हैं. ठीक है. अब उनको काम मिलने पे अगर उन्हें लगातार काम मिला तो वो लगातार भी काम करेंगे. बट वो नॉर्मली उनको अगर डेली काम नहीं मिलता तो वो एक तरीके से कैजुअल वर्कर ही हो जाते हैं. ठीक है. अब जैसे मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ, जैसे मेरे घर में भी काम हो रहा था, ये बोर्ड लग रहा था. ठीक है. तो बोर्ड से पहले यहाँ पे ड्रिल्स वगैरह किए थे. ठीक है. तो ड्रिल में के लिए हमने भैया को बुलाया था. ठीक है. एक भैया हमारे को जान पहचान गया. ठीक है. तो मैं उनकी वीडियो अटैच करता हूँ, तुम समझोगे कैसे होते हैं बेसिकली कैजुअल वर्कर्स. ठीक है. ठीक है. समझ गए, कैजुअल वर्कर्स ऐसे होते हैं. ठीक है. तो अब आज हम लोग को ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया. ठीक है. वर्कर्स क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मैंने बता दिया. हायर्ड वर्कर्स में दो होते हैं, कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स. ठीक है. अब कुछ टर्म्स आती हैं, इसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स. ठीक है. अभी ये 3 पढ़नी है. ठीक है. अब देखो लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स क्या होता है. देखो लेबर सप्लाई हम सबसे पहले आवर्स में काउंट करते हैं. मतलब अब देखो लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है. लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वेज रेट.
मतलब इतना हमको वेजेस मिल रही है, इतनी सैलरीज मिल रही है, उसकी करस्पॉन्डिंग मैं कितने घंटे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई ये होता है कि एक लेबर या एक बंदा कितने आवर का काम करेगा गिवन वेजेस पे, ठीक है। मतलब मान लो कि मैं हूँ एक लेबर, मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 8 घंटे डेली काम कर सकता हूँ, ठीक है, बट मेरे को पैसे इतने मिल रहे हैं कि मैं सिर्फ 6 घंटे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मैं 8 घंटे काम करूंगा तो मेरा वही है कि मेरे को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं 6 घंटे मतलब जितना पैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग में सिर्फ 6 घंटे काम करना चाहता हूँ, बट एक्चुअल कैपेबिलिटी मेरी 8 आवर्स है, ठीक है। तो लेबर सप्लाई बेसिकली हम लोग आवर्स में काउंट करते हैं, ठीक है। इट्स द आवर ऑफ लेबर, लेबर इज विलिंग टू करस्पॉन्ड, लेबर इज विलिंग टू गिव करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वेज रेट, ठीक है। मतलब एक वेज रेट हमको बता दिया गया है कि आपको बेसिकली डेली का 200 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं मेरा ऊपर क्या है कि मैं सोच रहा था कि अगर डेली का 300 मिल जाता तो चलो मैं 8 घंटे काम कर जाता, ठीक है, बट मेरे को 200 ही मिल रहा है तो मैं 6 घंटे ही काम करूंगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेज रेट, ठीक है, मैं कितना घंटा काम कर सकता हूँ उसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई, ठीक है। तो ये आवर्स में काउंट होती है बेसिकली, ठीक है। फिर आ जाता है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, ठीक है। देखो लेबर फोर्स में फोर्स आ रहा है, वर्क फोर्स में भी फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? देखो लेबर फोर्स में लेबर फोर्स होता है, लेबर फोर्स मतलब द पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, ठीक है, एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड राइट नाउ, ठीक है। देखो लेबर फोर्स में दो लोग आ जाते हैं, पहला हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड प्लस हु आर अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि या हु आर विलिंग टू वर्क बोल सकते हैं बट अनएम्प्लॉयड ही बोलेंगे, ठीक है, प्लस अनएम्प्लॉयड बट विलिंग टू, मतलब वो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें उनकी कोई दिक्कत है नहीं, कोई वो नहीं है, ठीक है। बट वर्क फोर्स में क्या आता है? देखो वर्क फोर्स में सिर्फ वही लोग आते हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड होते हैं। लेबर फोर्स में दोनों लोग आते हैं, वो जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल नहीं रहा है, और ठीक है, हाँ। तो लेबर फोर्स में दोनों लोग आते हैं जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं और वो जिन्हें काम मिल नहीं रहा है, ठीक है, और एक आ जाते हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है अभी, ठीक है। बट वर्क फोर्स में सिर्फ वही लोग आते हैं जो अभी एक्चुअली वर्किंग है, जिनको एक्चुअली काम मिल रहा है, इसमें वो इंक्लूड नहीं करते जो अनएम्प्लॉयड वाले, ठीक है। तो लेबर फोर्स में वी कंक्लूड दो लोग, एक तो जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है, एक दूसरे वो विलिंग टू वर्क एट द गिवन वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है, एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द गिवन वेज रेट बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, ठीक है। और वर्क फोर्स में आ जाते हैं दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अलग चीजें क्या है, इसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट और जोड़ते हैं, बट इसमें हम दोनों चीजें इसमें सिर्फ इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयड दोनों जोड़ते हैं, बट इसमें सिर्फ एम्प्लॉयड वाले जोड़ते हैं, ठीक है। अब एक वो आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो तुम्हें पता ही क्या होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन पर्सन्स आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एक्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, मतलब वो काम करना भी चाहते हैं और काम करने लायक है भी एट द गिवन वेज रेट, बट वो काम उनको काम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट निकालनी है तो एक फॉर्मूला होना चाहिए ना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर निकालनी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यू, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट निकालनी है तो फॉर्मूला रहता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। देखो अब क्या है, लेबर फोर्स में ये दोनों थे, ठीक है, और वर्क फोर्स में से भी एक्चुअली वर्किंग थी, ठीक है। अब अगर लेबर फोर्स में मान लो ये है 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़, और ये है 50 करोड़, ठीक है। अब एक्चुअल वर्किंग इसमें भी है 100 करोड़, ठीक है। तो अब अगर ये 150 करोड़ है और ये 100 करोड़ है, ठीक है, तो अगर हम लेबर फोर्स में से मतलब 150 करोड़ में से वर्क फोर्स हटा देंगे 100 करोड़, ठीक है, तो कितना बचेगा? 50 करोड़, और जो 50 करोड़ है वो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ठीक है। फिर आ जाता है पार्टिसिपेशन रेट। देखो पार्टिसिपेशन रेट वो होते हैं जो अभी एक्चुअली में प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं काम एक्चुअली में, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन रेट बेसिकली परसेंटेज में निकलता है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है देखो वर्क फोर्स में से वही लोग आते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन रेट पीआर लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होगा वर्क फोर्स अपॉन टोटल वर्कर्स, ठीक है। टोटल वर्कर्स जो भी है मतलब वर्क फोर्स अपॉन टोटल वर्कर्स, ठीक है। टोटल वर्कर्स में फिर वो भी आ गए जो काम ढूंढना चाहते हैं और जो नहीं है, जिनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स से जो आ रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी हमारा छोटा सा बेस बन गया है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को ये पढ़ना है। अब मैं बोलता रहा हूँ इस चैप्टर में ना कुछ भी रिलेटेड नहीं दिख रहा है मुझे एक चीज से दूसरी चीज, इसमें अभी कोई और टर्म पढ़ना आ गया, कोई और एकदम से टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो पढ़ लो, मेरे को भी समझ नहीं आता है चैप्टर, बट इसमें अलग अलग चीज है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि साइज ऑफ वर्कफोर्स कितना है इंडिया में। देखो इंडिया में ना ये अभी इस साल की तो बुक है नहीं, ठीक है, तो करंट तो है नहीं, अभी करंट कितना है वो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है, एक्चुअल टर्म्स तो देखो किसी को भी नहीं पता होती, ये सब भी अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। तो ये बुक लास्ट ईयर की है, तो उसमें लिखा है कि साइज ऑफ वर्कफोर्स इंडिया में है 471 मिलियन, ठीक है, मतलब हमारे पास 471 मिलियन वर्कर्स हैं, ठीक है। और इसमें से 77%, देखो इसमें से 77% मेल वर्कर्स हैं और 23% फीमेल वर्कर्स हैं, ठीक है।
बट अब देखा जाए तो 100% में से 75% लोग, हाँ तो मैं बता रहा था कि 100% में से देखा जाए तो 75% लोग रूरल बेस्ड है, और जो 25% है, सिर्फ 25% अर्बन एरियाज में काम करते हैं। मेरा मार्कर ये है, ठीक है। तो दिस इज फैक्ट जो भी गिवन है हम लोग को, ठीक है, कि 471 मिलियन में से 77% मेल वर्कर्स हैं, 23% फीमेल वर्कर्स हैं, और इन टोटल में से 75% लोग हमारे रूरल एरियाज में और 25% लोग अर्बन एरियाज में, ठीक है। अब ये पूछा जाता है हम लोगों से, ये हम लोग जो फैक्ट पढ़ते हैं तो हम लोगों में से दो क्वेश्चन अराइज होने चाहिए, ठीक है। एक कि व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड, मतलब हमारी ज्यादा से मतलब 75% देख रहे हो तुम, ठीक है, तो हमारी बल्क क्या मतलब, ठीक है, बल्क ऑफ वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों है, मतलब सब लोग रूरल में काम क्यों कर रहे हैं, रूरल एरियाज में। अब देखो चीज क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना वो रूरल एरियाज में ही है, ठीक है। रूरल एरियाज में तुम्हें पता है बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज है वो रूरल एरियाज में है, ठीक है। और दूसरी बात, लोग भाई अपने लैंड पे ही काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो तुम देखा जाए तो अर्बन एरियाज में जाओगे तुम्हें जॉब्स वगैरह मिलेंगी, ये सब चीजें, मतलब उतनी नौकरियां नहीं है, बट अगर तुम रूरल एरियाज में देखोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हें पता है पहले भी हम लोग का एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग हमारे एग्रीकल्चर में थे, देखो अभी गिवन है पहले के टाइम पे कितने थे, 72% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है कि हमारे इतना जब एग्रीकल्चर ही ले रहा है तो उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती है, पशुपालन वगैरह और ये सब बी कीपिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द जॉब है ना वो रूरल एरियाज में, इसलिए हमारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन रूरल बेस्ड है। बट अगर एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या जो जीडीपी अराइज हो रहा है या फिर जीडीपी डिराइव हो रहा है वो रूरल एरिया से ज्यादा हो रहा है या एग्रीकल्चर से हो भी रहा है? देखो अभी बोला जाए तो आज के टर्म्स में ऑलमोस्ट 50% बोल सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, कि हमारा 50% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में है, वैसे तो 44-45% है टू बी प्रिसाइज, ठीक है, बट अप्रॉक्स बोले तो 50% लोग हमारे अभी भी एग्रीकल्चर में है, ठीक है। बट अगर इसमें से देखा जाए तो जीडीपी जो डिराइव हो रहा है वो लगभग 30 से 40% ही है, ठीक है। तुम सोचो कि हमारी बल्क से ज्यादा बल्क मतलब मोस्ट पॉपुलेशन रूरल बेस्ड है, बट फिर भी जो जीडीपी डिराइव हो रहा है वो इससे बहुत कम हो रहा है, ठीक है। मतलब जीडीपी मतलब इसमें से कितना जीडीपी निकल रहा है, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो तुम सोचो 75% लोग रूरल बेस्ड है फिर भी जीडीपी कम आ रहा है, ठीक है। अर्बन एरियाज में और चीजों से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हमारे को फैक्ट पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बैकवर्ड है, ठीक है, बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। वहाँ पे ना अच्छी हमारे पे फैसिलिटीज है, अभी भी तुम देखो ना इरिगेशन फैसिलिटीज है ज्यादातर, स्मॉल फार्मर्स पे तो है नहीं, देखो बिग फार्मर्स तो सारे है नहीं, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फैमिली जो फार्मर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब सब पे तो बड़ी जमीनें नहीं है, मोस्टली लोगों पे छोटी छोटी जमीनें हैं, तो वो लोग सब कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लोअर इन अर्बन एरियाज। भाई देखो अब ये तो क्या बोले, मतलब ये तो स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है कि तुम लोग देखा जाए तो भाई फीमेल और मेल में तो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। जब पढ़ाई में डिस्क्रिमिनेशन था तो जॉब में तो बहुत हुआ, ठीक है, मोस्टली तो घर वाले होते हैं, जैसे आज के टाइम पे तो मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे मेरे भी बहुत दीदी वगैरह हैं जो सब बाहर ही पढ़ के आई हैं। मेरी एक दीदी है वो किर्गिस्तान से कजाकिस्तान बोल रहा है, ठीक है, किर्गिस्तान से डॉक्टर पढ़ के आई है, एमबीबीएस करके आई है, ठीक है, शी इज अ डॉक्टर राइट नाउ, ठीक है। और मेरी एक और दीदी है वो भी दिल्ली से पढ़ के आई है, तो मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है, ठीक है, मतलब हम लोग के नियर बाय में भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब मेरे भी सब दोस्त हैं, सबकी फैमिलीज हैं, सब लोग अच्छे हैं, मतलब ऐसे क्लोज माइंडेड लोग नहीं है, ठीक है, ओपन माइंडेड लोग हैं हमारे, सब लोग को पता है कि ये सब बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। बट आज के टाइम पे भी भाई देखा जाए अगर तुम गाँव में जाओगे, ठीक है, गाँव में भी नहीं कहूँगा मैं, तो अर्बन एरियाज में भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे भाई मोबिलिटी मतलब लड़कियों को मूव ही नहीं करने देंगे अपने एरिया से। मतलब तुम समझ रहे हो कि उन लोगों को लगता है कि भाई लड़कियां बाहर जाएंगी तो क्या हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करना चाहता, बट क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, बट ऐसे लोगों को तो भाई भरनी चाहिए, ठीक है, बकनी चाहिए भाई, ठीक है। जब उनको भाई पढ़ाई नहीं मिल रही है, मतलब उनको पढ़ाई में इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रहे तो जॉब में तो कहीं से मिलेंगे, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो कि मतलब अगर लड़की जॉब करेगी या नहीं करेगी उसका डिसीजन नहीं होता, उसकी फैमिली का डिसीजन होता है, तो इससे फायदा क्या। अब हम लोग हैं, हम लोग कहेंगे कि हमें जॉब करनी है, हमारे पेरेंट्स कहेंगे जॉब करो, जाओ बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो हम लोग की, अगर हमारी कोई लड़की है ना, अगर मतलब हम लोग के यहाँ नहीं होता, चलो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, बट वैसे कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की है ना तो वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेती कि मैं जॉब करूंगी ना करूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो फैमिली डिसीजन लेती है कि इसको जॉब करने भेजना है नहीं भेजना। तो ये क्या है भाई, तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना भाई, ठीक है। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे शब्द हम लोग यूज कर नहीं सकते, बट मैं क्या बोलूँ, प्रमोट करना चाहिए हम लोग को इक्वालिटी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत हैं और ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी देखा जाए तो फीमेल वर्कफोर्स हमारी कम क्यों है, तो पहली बार इसमें ये आ जाती है क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई के राइट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। एजुकेशन इज द फार क्राई, ठीक है, स्टिल अ फार क्राई फॉर विमेन, ठीक है। जब वो एजुकेशन ही नहीं कर पा रही तो जॉब्स कहाँ से मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो डिसीजन होता है ना जॉब का वो उनका डिसीजन नहीं होता, उनकी फैमिली का डिसीजन होता है, ठीक है। तो मोस्टली फैमिलीज मना ही कर देती हैं और मोबिलिटी तो उनको बिल्कुल ही नहीं मिल पाती, ठीक है, ज्यादातर लोगों को, ठीक है, ज्यादातर फीमेल्स को, ठीक है। तो एक उसकी वजह से, ठीक है। और थर्ड इज
कि अर्बन एरियाज में क्यों, मतलब अर्बन एरियाज में तो बहुत कम है, अर्बन एरियाज में इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे जॉब्स वगैरह कम है, ठीक है। ऊपर से तुम कहोगे अर्बन क्या कहते हैं रूरल एरिया में ज्यादा क्यों है, यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखी, बट तुम समझो कि शायद रूरल एरियाज में 25% है और अर्बन एरियाज में सिर्फ 20% है पेमेंट, ठीक है। अब तुम कहोगे कि रूरल एरियाज में ज्यादा क्यों है भैया, अब रूरल एरियाज में ज्यादा इसलिए क्योंकि तुम पता है रूरल एरियाज में ना फैमिलियों की इनकम उतनी है नहीं। अब अर्बन में तो चलो मतलब बहुत से लोग हैं जो अच्छा कमा लेते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स वगैरह भी कमा लेते हैं, ठीक है, बट रूरल एरियाज में ना मोस्टली फैमिलीज ऐसी नहीं है जो वेल टू डू हो, ठीक है। तो विमेन क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए स्मॉल जॉब्स करने लगती है, जैसे तुम्हें पता है लोगों के घर पे काम करना, बर्तन धोना, वो सब चीजें भी करने लगती है, ठीक है, और चीजें भी करने लगती है, कभी कभी खेतों में काम करने लगती है अपने हस्बैंड्स के साथ, ठीक है, तो वो सब भी है, ठीक है। तो मतलब हाँ, तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फीमेल का भाई कंट्री में, हमारी कंट्री में तो हो रहा है भाई, ठीक है, मैं तो बोलूंगा बाहर की कंट्री का तो मुझे पता नहीं था, बट अगर हम ओवरव्यू देखें तो बाहर की कंट्रियों ने ऐसी इमेज तो बना रखी है अपनी, ठीक है, बट हमारी कंट्री की तो ऐसी इमेज है कि फीमेल एक्सप्लॉइट हो रही है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। बट फिलहाल देखा जाए तो ये मतलब रूरल एरियाज में इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे फैमिली इनकम बहुत कम होती है, तो उनको हेल्प करने के लिए, हाथ बटाने के लिए एग्रीकल्चर में लग जाते हैं या फिर कोई स्मॉल जॉब्स करने लगते हैं, ठीक है, या फिर मान लो टेलर वगैरह का काम करने लगे जिससे उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ सके, जिससे उन लोग का बेटर लाइफस्टाइल हो, थोड़ा सा बेटर हो सके, ठीक है। तो इसलिए अर्बन मतलब लोग उसमें रूरल एरियाज में ज्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है क्योंकि वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं कर पाते हैं मोस्टली लोग को, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अर्बन एरियाज हम लोग तो मतलब मैं तो प्रॉपर अर्बन एरिया में भी नहीं रहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कहूँ तो प्रॉपर अर्बन एरिया नहीं है बट ये रूरल एरिया भी नहीं है जो मेरी एरिया है, ठीक है। मैं ऐसा दिल्ली बेंगलोर जगह नहीं रहता हूँ जो प्रॉपर अर्बन एरिया हो, बट मैं प्रॉपर रूरल एरिया में भी नहीं रहता हूँ, ठीक है। मेरी डिसेंट जगह है, मैंने सिटी का नाम नहीं बता रखा हो तो, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अर्बन रूरल एरिया में रहता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे भी मैंने इतना नहीं देखा, ठीक है। तो अर्बन एरिया में इतना कम है तो फिर तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो खैर, और एक बात ये और आ जाती है, देखो जैसे फीमेल्स वगैरह अपने घर में काम करती हैं, तुम्हें पता है हमारी मम्मियाँ लोग अपने घर में किचन में काम करती हैं, इतनी सारी सर्विसेज है जो वो घर में हम लोग को प्रोवाइड करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, खाना बनाती हैं, घर संभालती हैं, सब करती हैं, बट इस सब का तो उनको पैसा ही नहीं मिलता ना, ठीक है। तो इस सब को तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। अगर ये सब भी इंक्लूड होने लगता है ना तो फिर तो 100% लेबर होती है हमारी, फीमेल में तो 100% लोग काम कर रहे होते हैं, बट ये सब चीजें इंक्लूड ही नहीं होती है। इतनी मेहनत फीमेल कर रही है, ठीक है, हमारी मदर्स को देख लो तुम, घर में सारे काम करती हैं, वो संभालती हैं, ठीक है, सब कुछ करती हैं, बट क्या इसका उन्हें पैसा मिलता है? नहीं मिलता, इसलिए उसको जीडीपी में हम लोग इंक्लूड ही नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज इसलिए है, इसकी वजह से उनका पार्टिसिपेशन रेट लो ही रह रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लोअर इन अर्बन एरियाज, तो ये सब रीजन है इसके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो इस, अरे सब्जी वाले भैया आ गए भाई, ठीक है, आलू ले लो जाके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आ गया। अब देखो चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि हम लोग की ऑक्यूपेशन पहले कैसी थी, मतलब हम लोग प्राइमरी में पहले कितना थे, सेकेंडरी में कितना थे, अब कितना है टर्शियरी में वगैरह में, ठीक है। तो इससे बीच में और भी टर्म्स आते हैं जिसमें ग्राफ वगैरह थे कि अर्बन एरियाज में कितने परसेंट फीमेल है, कितने परसेंट मेल है, वो सब तो तुम पढ़ ही लोगे मेरे हिसाब से, मैंने टर्म्स बताई थी तुम्हें मुंह से। बट तुम अगर ग्राफ बनाने का मतलब बना हुआ आ जाए, तुम उसे डिफाइन करना तो तुम इतना तो बता ही सकते हो कि 77% है या 23% है, और वो क्यों हुआ है, मैंने रीजंस तो तुम्हें सब बताई दिए, इतना तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता ग्राफ में कोई बना के समझाने पड़ेंगे, ग्राफ में तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि ग्राफ डिफाइन नहीं कर सकते क्या छोटे से, ठीक है। फिलहाल चेंज इन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर आ गया। देखो 1950 या 51 के टाइम पे, ठीक है, 50-51 के टाइम पे हमारा प्राइमरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 72% पॉपुलेशन थी, ठीक है, और सेकेंडरी में 10% थी और टर्शियरी में 17% थी, ठीक है। अब देखा जाए तो देखो प्राइमरी का शेयर हल्के हल्के गिरता गया, ठीक है, 72, चलो ये बड़ा 74 बड़ा, बट उसके बाद देखो 48.9 और आज के टाइम पे 44.6 है। अब ये तो 17-18 का है, अब तो हम लोग 26 में आ गए, ठीक है, तो और कम हो गया है, ठीक है। तो मैंने बोला टू बी प्रिसाइज तो 44% के आसपास रहेगा, मैंने 50 बोला था अप्रॉक्स, ठीक है। सेकेंडरी का भी अब देखो थोड़ा थोड़ा बड़ा है। सेकेंडरी पहले हम लोग की इंडस्ट्रीज थी, तुम लोगों को पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह थी, ठीक है, जो बहुत हेवी तरीके से डीके हुई थी, ठीक है, इसलिए वो कम हो गया था उस टाइम पे। बट बाद में हम लोग का जब थोड़ा सा बड़े हम लोग बढ़े, ठीक है, हम लोग का एलपीजी आई, पॉलिसीज आई, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया, ये सब आया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा बड़ा शेयर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजीज मिली जिससे हम लोग अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। तो आज के टाइम पे 24.4% हम लोग का सेकेंडरी में, सेकेंडरी सेक्टर मशीनरी या प्रोडक्शन में कह सकते हो, ठीक है। फिर सर्विसेज या टर्शियरी सेक्टर में हम लोग का मेजर ग्रोथ था, ठीक है, हम लोग को 17% से 14 पे गया, 14 से 26 पे, और आज के टाइम पे 31 है, और शायद अब और बढ़ गया हो, ठीक है, हम लोग को तो पता नहीं है प्रिसाइजली कितना है, ठीक है। तो क्या पता अभी आज के टाइम पे और बढ़ गया हो, ठीक है। अब देखा जाए तो इस सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ क्यों है? देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम इसलिए क्योंकि वहाँ पे देखो सबको पता चलने लग गया कि जॉब्स है नहीं, और है भी तो भाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि कितने लोग खेती पे काम करोगे, एक जमीन पे क्या 20 लोग काम कर दोगे? अगर फैमिली में 20 लोग हैं और जमीन एक ही है तो सब एक पे थोड़ी ना काम करोगे, पैसा कैसे कमाओगे भाई, ठीक है।
तो ये कम होता चला गया, ठीक है। ऊपर से हमारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर में। और सेकेंडरी में थोड़ा बड़ा है, चलो वो अच्छी बात है, बट टर्शियरी में तो अभी भी देखो, एक चीज तो ये है कि अभी भी देखा जाए तो हमारा प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा है, और जीडीपी जो ड्रैग होता है ना वो प्राइमरी से सबसे कम है, मतलब 18 to 17%, 17 to 18% हम लोग को जीडीपी जो है हमारा सिर्फ प्राइमरी सेक्टर कमाता है, बाकी ये दोनों कमा के देते हैं। तुम सोच रहे हो कि फिर कितना बैकवर्ड है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। और टर्शियरी सर्विसेज में देखो इसलिए बड़ा प्रपोर्शन, क्योंकि तुमने देखा कि हम लोग को जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो बाहर के लोग आए, बाहर के एमएनसीज आई, तो उन लोग की टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो आईटी सेक्टर्स में ग्रोथ आई, बहुत सारी जगह पे ग्रोथ आई, इससे जो हमारी सर्विसेज का बहुत तरीके से प्रपोर्शन बढ़ गया, ठीक है। ये आ जाता है चेंज ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आ जाती है जॉबलेस ग्रोथ। देखो जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, देखो इसमें तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। जॉबलेस मतलब जॉब के बिना ही ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब क्या है ना, आज के टाइम पे हम लोग का ना कंट्री का जीडीपी, पहले उस टाइम में जीडीपी हमारा बहुत कम था, आज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आज के टाइम पे अच्छा है हम लोग का जीडीपी, ठीक है। तो तुम सोचो कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, बट वो बढ़ तो रहा है, बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति सुधर नहीं रही है, ठीक है। हमारी कंट्री में अभी भी बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, सब अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, बट जो हमारी कंट्री है उसमें अभी भी अनएम्प्लॉयड का रेशियो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये क्यों है? अब तुमने मैंने बताया जब ग्लोबलाइजेशन आया तो एमएनसीज आई, उनकी वजह से हम लोग को नई टेक्नोलॉजी पता लगी जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो नई टेक्नोलॉजी कैसी थी, वो कैपिटल इंटेंसिव थी, उसमें मशीन्स वगैरह यूज होती थी, ठीक है, और प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता था, ठीक है। उसमें क्या होता था, लेबर कम यूज होती थी, ठीक है, और मशीन ज्यादा यूज होती थी। तुम्हें पता है मशीन प्रोडक्शन जल्दी कर देती है लेबर से ज्यादा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जीडीपी तो बढ़ा हमारा थ्रू, क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ा, ठीक है। तो फिर बट हम लोग का लेबर जो था वो हम यूज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जीडीपी जो बढ़ भी रहा था वो सब मशीन्स की वजह से बढ़ रहा था, ठीक है। इसलिए हम इस टर्म को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि जॉब्स हम लोग की नहीं बढ़ रही थी, बस ग्रोथ हो रही थी थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं बता, अगर ग्रोथ हो रही है, ये जीडीपी बढ़ रहा है, वो दो वजह से बढ़ सकता है, ठीक है। या तो भाई तुम्हारा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है बढ़िया, ठीक है, ठीक है, या तो तुम्हारा समझ लो तुम प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। अगर टू बी प्रिसाइज में बोलूं, यहाँ पे लिखा थ्रू, भाई मैंने बोला थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकता हूँ। प्रोडक्शन तो चलो जीडीपी का अपना ही टर्म है, जीडीपी का हाई प्रोडक्शन, ठीक है, तो मैं इसको एम्प्लॉयमेंट ही लिखता हूँ, मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट इधर। देखो दो तरीके से हम लोग जीडीपी बढ़ा सकते हैं, या तो हम लोग का टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए, इंप्रूव हो जाए, अरे जीप कट गई मेरी यार, कौन गाली दे रहा है, ठीक है, या तो एम्प्लॉयमेंट बेटर हो जाए। बट हम लोग किस तरफ ज्यादा, हम लोग टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है, इसको इसलिए हम इस टाइप को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। और वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी, इसलिए क्योंकि देखो हम लोग ना एमएनसीज के जमाने में, हमारे आसपास के टाइम पे आजकल बहुत सारी एमएनसीज हैं, और अगर हम लोग उनके स्टैंडर्ड्स के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, अगर हम वैसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे और उनके हिसाब से कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और हम चाहते नहीं कि वो हमसे आगे निकल जाए, सब लोग अपना भला चाहते हैं ना, मतलब कोई भी टू बी प्रिसाइज में बोलूँ कि अगर तो मैं भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अगर मेरी भी कोई फर्म होगी ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी कंट्री का कितना भला हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो कोई भी होगा भाई, कोई भी ना अपना भला सोचता है, कोई इस दूसरे का भला कभी नहीं सोच सकता। मेरा नाम बदल देना अगर कोई सोच रहा है, ठीक है, तो लोग पेरेंट्स वगैरह के अलावा, ठीक है। तो कंट्री का तो भला कोई क्यों ही सोचेगा, ठीक है। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो कंट्री के लिए अपनी इनकम क्यों गिराएंगे, ठीक है, उनका जो फायदा वही फायदा है, ठीक है। तो टू बी प्रिसाइज में बोलूँ तो वो कोप अप करने के लिए बाकी एमएनसीज से और उनके स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए वो न्यू टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि लेबर बहुत कम यूज हो रही है, इससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा वैसा ही है, बट हमारी ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। तो ये ग्रोथ अच्छी नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो, बट ग्रोथ तो ग्रोथ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैजुअलाइजेशन। देखो मैंने बोला रैंडम टॉपिक्स है इसमें, ये नहीं है कि एक के बाद एक वो हो रहा है, कोई भी टॉपिक आ जा रहा है रैंडमली, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैजुअलाइजेशन। देखो कैजुअलाइजेशन क्या होता है, देखो कैजुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के हिसाब से कैजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा बेसिकली तुम समझ लो कि अपना ये है रेगुलर वर्कर्स है या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, ये कम होते जा रहे हैं और कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कैजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें रेगुलर वर्कर्स से कम होते जा रहे हैं और कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। कैजुअलाइजेशन जो बुक में भी लिखा है कि कैजुअलाइजेशन, ठीक है, इट्स अ सिचुएशन व्हेन मोर एंड मोर वर्कर्स आर हायर्ड ऑन कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन रेदर देन फुल टाइम परमानेंट पोजीशन। मतलब ये कम होता जा रहा है, इनका रेशियो कम होता जा रहा है रेगुलर वाले और कैजुअल का बढ़ता जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन। अब देखो कैजुअलाइजेशन बढ़ क्यों रहा है, मतलब लोगों को फुल टाइम नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, कैजुअलाइजेशन क्यों हो रहा है। अब देखो अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूँ, ठीक है, तो अर्बन एरियाज में क्या है, लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं, बट मोस्टली लोगों को क्या है, उनको डिग्रीज तो मिल गई है बट उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, ठीक है। उनको अगर सिचुएशन को हैंडल करने को दे दी जाए तो वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या उनको अच्छी इनकम या अच्छी सैलरीज वाली जॉब्स मिलती नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या उनको कैजुअल जॉब्स ही मिलती है, ठीक है। तो एक चीज ही आ गई अर्बन एरियाज में। और अगर तुम रूरल एरियाज में देखो तो रूरल एरियाज में देखो सिचुएशन क्या होती है, एक मैं पूरा अगर तुम स्टोरी के हिसाब से समझो तो रूरल एरियाज में क्या है कि एक फार्म पे 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं, एक लैंड पे 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं और उसमें से जरूरत 6 लोगों को है। तो बाकी जब 6 लोगों को समझ आता है ना कि हम लोग तो बेकार
काम कर रहे हैं यहाँ पे, इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। जब 6 लोग काम कर रहे हैं तब भी प्रोडक्शन उतना ही है, और अब हम 12 लोग काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन उतना ही है। तो हम 6 लोग की तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो लोग ये सब मतलब छोड़ते हैं, फिर उसके बाद कहीं और जाते हैं, ये लोग शिफ्ट होते हैं, अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते हैं, जिससे उनको जॉब मिल सके, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने पूरे साल तो पूरी जिंदगी भर अपनी खेती करी है, उन्हें कोई और काम एक्स्ट्रा आता नहीं है ढंग का, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, जॉब मिलती भी है तो कैजुअल जॉब ही मिलती है, जैसे कि नॉर्मल जॉब जैसे प्लम्बर वगैरह का, बिजली का काम कर लिया, तो ऐसी जॉब मिलती है जो कैजुअल वर्कर वाली, ठीक है। तो ये है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन के, ठीक है। फिर देखो ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ये 2 सेक्टर में काम कर सकते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, तुमने पहले भी पढ़ा होगा 8th 9th में, ठीक है, सिस्टम में। और इनफॉर्मल सेक्टर वो आ जाता है जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, फॉर्मल सेक्टर में सारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब जो गवर्नमेंट की होती हैं, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस तो सारी आ जाती है, प्राइवेट वो वाली आती है, एंड प्राइवेट जो हायर करती है मोर देन 20 एम्प्लॉयज, ठीक है, जिनके पास मोर देन 20 एम्प्लॉयज हायर करती है, ठीक है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं फॉर्मल सेक्टर में। या तो वो पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड है, या फिर जो प्राइवेट है बट उसमें जो एम्प्लॉयज है वो मोर देन 20 है, ठीक है। क्यों मोर देन 20 में ऐसा होता है कि मोर देन 20 वाली ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज लगते हैं, ठीक है, वेजेस एक्ट वगैरह बहुत सारे एक्ट लगते हैं, इस वजह से हम उन्हें फॉर्मल सेक्टर में काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत बेनिफिट्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में वो सारी, देखो पब्लिक तो कोई नहीं आएगी इनफॉर्मल में, अनऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है। इनफॉर्मल में वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स आती है जिनमें लेस देन 20 एम्प्लॉयज है, ठीक है, वो आ जाती है, ठीक है। ये सब आ जाते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में। आप तुम अगर इसमें कोई डिफरेंस आ जाए, तुमसे कोई डिफरेंस पूछ ले, तो देखो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, तो फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, तो मैं ऐसे कोई लात मार के नहीं निकाल देगा, बट इनफॉर्मल सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर तुम किसी दुकान पे काम करते हो तो क्या पता कल तुम्हारा भाई साहब कह दे कि जाओ ये काम छोड़ के हमारा ऐसी काम चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरी, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर तुम्हें बता दिया, ये हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को कहते हैं, जिसमें ऑल प्राइवेट पब्लिक ओन्ड और प्राइवेट ओन्ड, जिसमें मोर देन 20 एम्प्लॉयज है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, इसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस आ जाती है जो लेस देन 20 एम्प्लॉयज हायर करती है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं पब्लिक वालों को, बेसिकली फॉर्मल वालों को, कि जैसे उनको पीएफ मिलता है, जब वो बेसिकली रिटायर होते हैं तो उनको पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा उन लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, बट इनफॉर्मल सेक्टर वालों को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, जो फॉर्मल सेक्टर वाले होते हैं ये यूनियन ट्रेड्स फॉर्म कर सकते हैं अपने, ठीक है, बट इनफॉर्मल वाले नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है जो फॉर्मल वालों पे है बट इनफॉर्मल वालों पे नहीं है, ठीक है। सो ये सब है, और देखा जाए तो फिर भी हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इनफॉर्मल में 94% पॉपुलेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। मेरे को पता भी नहीं, मैंने ये चैप्टर भाई तुम्हें पता जब मैंने पढ़ा था ना उस टाइम पे पढ़ा था, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बहुत बढ़िया बात होगी। मेरे को एक्चुअली याद नहीं है कितने परसेंट वर्कर्स हैं, बट मेरे हिसाब से 94 ही हैं। इस बुक में दे नहीं रखा क्या इनफॉर्मलाइजेशन, हाँ देखो, हाँ अच्छा ठीक है, वो एक चीज मैंने गलत बता दी, ठीक है, वो मैं एकदम दिमाग से निकल गई, ठीक है, ये इग्नोर करना। फिर तो अच्छा मैंने अभी देख लिया, फिर तुम मेरे को पढ़ते, ठीक है। तो प्राइवेट वो आती है जिसमें मोर देन 10 एम्प्लॉयज है, ठीक है, नॉट 20, में पागल होता हूँ, ठीक है, मोर देन 20 नहीं है, मोर देन 10 है, ठीक है। और इसमें भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो आती है जिनमें लेस देन 10 एम्प्लॉयज है, ठीक है। सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है। शिट, हाँ ठीक है, डिफरेंसेस में भी इसमें ये रखा है जो मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब आ गया इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, अब फिर अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वो है अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क, मतलब वो करना चाहता भी और वो कर सकता भी है, बट ही इज एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब जो गिवन वेज रेट अभी है, ठीक है, बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, मतलब वो काम कर भी सकता है और करना चाहता भी है एग्जिस्टिंग वेज रेट का, बट उसे काम मिल नहीं रहा, ठीक है। ऐसे बंदों को हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब काम करना ही नहीं चाहते हैं, उनको काम मिल रहा है बट वो करना नहीं चाहते, तो उनको हम लोग अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करते, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में उन्हीं को काउंट करते हैं जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर आ जाती है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वैसे तो तुमने पूरी जिंदगी में बहुत पढ़े होंगे, बट इस चैप्टर में दो ही दे रखे हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब एक जमीन या फिर एक जगह जहाँ पे कुछ लिमिटेड लोगों की जरूरत है बट हम उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि एक लैंड है जिसपे 10 लोग की जरूरत है, मैंने अभी बताया था, ठीक है, बट काम एक्चुअली में 20 लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो एक्स्ट्रा 10 है ना उनको हम हटा देंगे तो भी प्रोडक्शन नहीं गिरेगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, ठीक है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट
हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें वो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेजरली ये भी एग्रीकल्चर में ही आती है, फिर रूरल एरियाज में ही आती है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो हमारी सीजनल एक्टिविटी है, ठीक है। एक बंदा या फिर एक फार्मर जब वो बीज बो देता है तो उसके बाद हार्वेस्टिंग या जेस्टेशन लैग ना सोइंग और हार्वेस्टिंग में बहुत बड़ा है, ठीक है। जब वो खेती के लिए सीड्स वगैरह उगाता है और फिर जब वो फसल को काटता है तो उसके बीच में बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो जो फार्मर होता है ना यूजुअली 5 से 6 महीने साल के खाली रहता है, ठीक है। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट ये होती है कि कुछ सीजन उसको काम मिल रहा है बट कुछ सीजन नहीं मिल रहा है ड्यू टू कंडीशन जो भी है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो इंडिया में क्या कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट के, देखो मैं बिना देखे बोलूंगा। मैंने तो पिछले चैप्टर में बताया था अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन। भाई बहुत हमारे पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम कम लोग होते ना तो सबको जॉब मिल रखी होती, बट अब क्या है पॉपुलेशन इतनी है तो जॉब तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। शायद इसमें हो भी ना हो, पता नहीं मुझे, ठीक है। पहले तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने जब मैंने बोला कि जीडीपी बढ़ रही है बट इतनी तेजी से भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना उतनी तेजी से जीडीपी नहीं बढ़ रही है, इसकी वजह से उतनी जॉब्स नहीं आ पा रही है। सेकंड जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। देखो एग्रीकल्चर जो हमारा मेन स्रोत या फिर मेन बेसिकली पात्र है हम लोग को बेसिकली एम्प्लॉयड रखने का, ठीक है। वर्ड नहीं निकल रहा था हमको, ठीक है, मेजरली एम्प्लॉयड रखने का। वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, मतलब हमको जॉब मिलती है बट पूरे सीजन के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट जो मैंने बताया तुम लोग एग्रीकल्चर है बहुत बैकवर्ड है, क्योंकि इससे जीडीपी जो ड्राइव हो रहा है बहुत ना के बराबर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो ड्यू टू क्योंकि वो बैकवर्ड है, हम लोग के पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब देखो क्या है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात आ गई। देखो ना उधर टाइम पे मतलब रूरल एरियाज में क्या है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा चलता है। मतलब एक हम लोगों पे जमीन है तो 20 लोग सब मिलके उसी जमीन पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हमारी जमीन है, हम लोग एक बेसिकली फैमिली का हिस्सा है, तो सब लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो जरूरत 10 लोगों की काम 20 लोग रहे तो कोई फायदा नहीं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फिर आता था डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो मैं पता जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर से बहुत एमएनसीज आई, ठीक है। और वो लोग इतना अच्छे से काम कर रहे थे कि हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बिल्कुल खा गई और खोखला कर गई, ठीक है। तो उनका भी डीके हो गया। इससे क्या हुआ मैं तुम्हें पता है ये सब जो इंडस्ट्रीज होती थी ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव होती थी, इसमें लोग ज्यादा काम करते थे मशीन से ज्यादा, ठीक है। तो अब ये सब डिस्ट्रॉय होती जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, भाई निकलती जा रही है हाथ से, ठीक है। नेक्स्ट इज लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। भाई कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है ये सब चीज़ों में, ठीक है, जिससे जॉब्स मिल पाए, ठीक है। ना कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, ना कोई सेकेंडरी में कर रहा है, ना टर्शियरी में कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। देखो हो सकता है लोगों को काम मिल जाए पर उसके लिए उन्हें मूव करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने बताया फीमेल में तो बहुत कम है, ठीक है। बट मेल में भी ऐसा है कि मतलब ज्यादातर लोग मूव नहीं करना चाहते हैं, क्या पता उन्हें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, कहीं और जाएंगे उन्हें काम मिल जाएगा। बट वो लोग क्या चाहते हैं कि सब लोग फैमिली के साथ ही रहे, ठीक है। तो काम नहीं मिलते, कहीं जाते नहीं है, मोबिलिटी बहुत कम है, इसकी वजह से भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। फिर इसके बाद ना चैप्टर में कुछ स्कीम्स वगैरह दे रखी थी जो गवर्नमेंट चलाती है जिससे जॉब मिलती है। बेसिकली तुम खुद से पढ़ लेना, एग्जाम में तो मेरे हिसाब से नहीं आएगी। एक दो जो मेन है वो मैं नोट्स में लिख दूंगा, जैसे PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना और मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है। बट अभी के टाइम पे शायद चेंज हुआ है ना, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि शायद 150 डेज हो गया, शायद से 130 हो गया। तो लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कितना हो गया, क्योंकि मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, ठीक है। बट बुक में जो है मैं तो वही लिखने वाला हूँ, ठीक है। जो लेटेस्ट वाली बुक में वही लिखूंगा, ये मत सोचो कि पिछली वाली से लिख दूंगा, ठीक है। तो अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मैं एक रोल ऑफ गवर्नमेंट बता रहा हूँ इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक रोल तो ये है कि गवर्नमेंट ना भाई स्कीम्स वगैरह चलाती है, ठीक है। दूसरा रोल क्या है ना, गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट को। पता है कैसे? एक तो डायरेक्टली ऐसे कि वो ज्यादा जॉब देने लग जाए पब्लिक सेक्टर में, मतलब ज्यादा सरकारी नौकरियां देगी। अगर वो ज्यादा सरकारी नौकरियां देगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। दूसरी चीज कोई स्कीम चला सकती है, ठीक है, जिससे लोगों को जॉब मिल जाए। तो ये सब आ जाता है डायरेक्ट में, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे प्रमोट करती है गवर्नमेंट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को? जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो नई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको बेनिफिट्स देती हैं, उनको इन्वेस्ट करती हैं, जिससे वो लोग बड़े हो। अगर वो लोग बड़े होंगे तो सबको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट को, ऐसा बोला जाता है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल इतना ही रहेगा आज के चैप्टर में, ज्यादा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। बस बीच में थोड़े ग्राफ्स वगैरह हैं वो तुम लोग देख लेना, चाहो तो नहीं भी देखना, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। तुम्हें ग्राफ डिफाइन करने हो तो तुम्हें आते हैं, ठीक है। ऐसा भाई तुम्हें एक सर्कल बन के आ जाएगा, जैसे उसमें लिखा होगा नंबर ऑफ वर्कर्स इन एरियाज लिखा होगा, अर्बन में 73% है और रूरल में 27% है, जो 75 है 25 है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो उसको तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे लिख के, क्योंकि जो ग्राफ में लिखा है भाई वही तुम्हें लिखना होता है, बस वही सब डिफाइन करना होता है। तो ऐसा कुछ भी और नहीं है चैप्टर में। मैंने बोला इसमें बहुत वेग टर्म्स है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, जो तुम्हें पढ़ने में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये देखो सब छोटे छोटे अजीब अजीब से टर्म्स है, कोई भी ज्यादातर इंटरकनेक्टेड नहीं है, टॉपिक के बाद कुछ भी टॉपिक आ जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये चैप्टर पढ़ तो लिया
हम लोगों ने, और इतना ही रहेगा आज के चैप्टर में। और अब मैं ऐसे मैं बताया था मैं ब्रेक ले लूँगा, मतलब ब्रेक मतलब ऐसा नहीं वीडियोज़ नहीं आएंगी बट आगे का सिलेबस नहीं कराऊंगा मैं, इसी का रिवीजन कराऊंगा, ट्रिक्स भेजूंगा। बट अगर कोई भी चैप्टर इन लोगों के इन चैप्टर्स के अलावा अगर कोई भी चैप्टर आ रहा है तुम्हारे बेसिकली टर्म में, ठीक है, तो वो सब मेरे को बता देना, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। और यू नो द ड्रिल, ठीक है। तुम लोग को इसके नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, वहाँ पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी रेगुलर डाल रहा हूँ, बिजनेस की भी रेगुलर डाल रहा हूँ, तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्लीज कमेंट कर दिया करो अगर एंड तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग नया चैनल ही है तो तक ग्रो है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।